Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपके एग्ज़ाम का एक मॉडल पेपर हमने तैयार करने की कोशिश की है कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और उन सारे क्वेश्चंस का आज हमने इस वीडियो में समावेश किया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ये सारे क्वेश्चंस यहाँ हिंदी में दिए गए हैं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन हम दोनों लैंग्वेजेस में रखेंगे ताकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए जल्दी से हम स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या दिया है। तो पहला क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 5 से संबंधित है कि कौन सा नियोजन का उपकरण नहीं है। नियोजन से आशय यहाँ प्लानिंग से है, तो प्लानिंग में क्या नहीं आता। तो प्लानिंग में पॉलिसीज़ भी आती हैं, प्लानिंग में आपका पॉलिसी आती है मतलब नीतियाँ भी आती हैं, प्रमाप भी आता है और इसके अलावा बजट बनाना भी आता है। इंग्लिश में अगर हम बोलें तो प्लानिंग में क्या क्या शामिल है। प्लानिंग में पॉलिसीज़ भी आती हैं जो कि ए पॉइंट में दी हैं। प्रमाप यानी कि स्टैंडर्ड भी आपका किस में आता है, नियोजन यानी कि प्लानिंग में आता है। और प्लानिंग में आपका बजट बनाना भी आता है, लेकिन प्लानिंग में क्या नहीं आता, प्लानिंग में सूचना नहीं आती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया था कौन नियोजन का उपकरण नहीं है। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना नियोजन का कोई उपकरण नहीं मानी जाती। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि डेल्फी तकनीक किससे संबंधित है। इंग्लिश में हम बोले कि डेल्फी टेक्निक इज़ रिलेटेड टू, तो डेल्फी किससे रिलेटेड है। तो डेल्फी रिलेटेड है निर्णयन यानी कि डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। तो डेल्फी तकनीक जो है उसमें निर्णयन में इस हेल्प ली जाती है, और जब हमें डिसीजन मेकिंग करना होता है तो हम डेल्फी टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा, क्योंकि डेल्फी तकनीक का उपयोग निर्णयन में किया जाता है। अब हम स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है। पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है। पुनर्मूल्यांकन खाता यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका एक नाम मात्र का खाता है यानी कि नॉमिनल अकाउंट है। और इसको नॉमिनल अकाउंट क्यों कहते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाते में संपत्तियों में होने वाली वृद्धि और कमी और दायित्वों में होने वाली वृद्धि और कमी को लिखा जाता है, और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि और कमी होने से फर्म को लाभ या हानि होती है, और दायित्वों के मूल्य में भी परिवर्तन होने से फर्म को लाभ या हानि होती है। तो अल्टीमेटली पुनर्मूल्यांकन का संबंध यानी कि रिवैल्यूएशन का रिलेशन किससे है, प्रॉफिट एंड लॉस से है। और जहां प्रॉफिट एंड लॉस की बात आ जाती है वहां नाम मात्र का खाता आता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है। तो यहां आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि फिर एक मैनेजमेंट से रिलेटेड है, यूनिट नंबर 5 से रिलेटेड है कि सुधारात्मक कार्यवाही नियंत्रण प्रक्रिया का कौन सा चरण है। मतलब जो हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं, जो भी हमें डेविएशन मिलते हैं, उन डेविएशन का करेक्टिव एक्शन उन पर लेना पड़ता है। मतलब कि उन जो हमारे डेविएशन है, जो हमारी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए हम सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं। तो सुधारात्मक कार्यवाही किस प्रक्रिया का चरण है। तो सुधारात्मक कार्यवाही नियंत्रण प्रक्रिया का चरण है। और सुधारात्मक कार्यवाही नियंत्रण प्रक्रिया का कौन सा चरण है। तो नियंत्रण प्रक्रिया का ये अंतिम चरण है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा। तो करेक्टिव एक्शन लेना आपकी कंट्रोलिंग प्रोसेस का क्या है, अंतिम कार्य है। अगर आपको इस क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता था कि नियंत्रण प्रक्रिया का पहला चरण क्या है, मतलब व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोल, तो आपका आंसर क्या होता। तो वहाँ आपका आंसर होता समस्या का विश्लेषण करना, मतलब एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। तो याद रखिए एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम जो है वो आपकी फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोल है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में समस्या का विश्लेषण करना। तो समस्या को परिभाषित करना या समस्या का विश्लेषण करना, ये आपका क्या है, नियंत्रण प्रक्रिया का पहला चरण है। तो याद रखिए कभी कभी समस्या को परिभाषित करना और
समस्या का विश्लेषण करना, ये दोनों एक ही स्टेप में दिए रहते हैं, तो ये दोनों आपकी पहली स्टेप हो जाएंगी। और अगर आपको समस्या का विश्लेषण करना दिया है और समस्या को परिभाषित करना दिया है, यानी कि डिफाइन द प्रॉब्लम एंड एनालिसिस द प्रॉब्लम अगर अलग अलग दिया है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? डिफाइन द प्रॉब्लम होगा। मतलब समस्या को हम पहले परिभाषित करेंगे और फिर समस्या का क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि सुधारात्मक कार्यवाही विचलनों के आने के बाद की जाती है, और जैसे ही हमें त्रुटियों का या विचलनों का पता चलता है, मतलब हमें मिस्टेक और एरर्स की अगर जानकारी मिलती है, तो हम उन पर क्या लेते हैं? करेक्टिव एक्शन लेते हैं। और करेक्टिव एक्शन लेना नियंत्रण प्रक्रिया का क्या है? अंतिम चरण है। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अब जिन लोगों ने भी अभी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक का बटन प्रेस करते हैं, और इसके साथ साथ जो भी लोग हमारे वीडियो पर अभी नए हैं, तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आगे देख लेते हैं कि अगला पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो अगला पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 7 से दिया गया है कि परीक्षा जांच निम्न में से किन अंकेक्षण कार्यों में उपयोग होती है? परीक्षण जांच का संबंध किससे है? तो परीक्षण जांच का संबंध प्रमाणन से है, और परीक्षण जांच का संबंध जो है वो स्टॉक का भौतिक पुष्टिकरण, मतलब फिजिकल एविडेंस ऑफ या फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक से है। और प्रमाणन जिसको हम क्या कहते हैं? प्रमाणन को हिंदी इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो प्रमाणन को इंग्लिश में सर्टिफाई करना या वेरीफाई करना हम कहते हैं। यहाँ प्रमाणन से मतलब यहाँ किससे है? यहाँ प्रमाणन से मतलब यहाँ बाउचरिंग से है। तो पहला आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट भी हो जाएगा, और यहाँ स्टॉक का भौतिक पुष्टिकरण भी हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इनमें फर्स्ट और थर्ड आपको कहाँ दिया गया है। तो फर्स्ट और थर्ड आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ डी हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था परीक्षण जांच निम्न में से किन अंकेक्षण कार्यों में उपयोग होती है? तो परीक्षण जांच कहाँ कहाँ की जाती है? जब हम बाउचरिंग कर रहे होते हैं, यानी कि प्रमाणन देख रहे होते हैं या प्रमाणन कर रहे होते हैं, बाउचरिंग में तब होती है। और स्टॉक का भौतिक पुष्टिकरण होता है, तब भी परीक्षण जांच होती है। तो इन दोनों कार्यों में क्या होता है? इन दोनों कार्यों में परीक्षण जांच की जाती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आपको डी ऑप्शन में दिए गए हैं। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यूनिट नंबर 7 से लिया गया है, ऑडिटिंग से लिया गया है। अंकेक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ? तो अंकेक्षण बोर्ड का गठन 1932 में हुआ है। इस पॉइंट को भी आप याद रखें, ये बहुत ही आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अंकेक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष में किया गया? तो 1932 में किया गया। तो इसको आप याद रखिए। और 1932 में एक फैक्ट और भी है कि 1932 में और क्या हुआ था? तो 1932 में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू हुआ था। वो भी 1932 में लागू हुआ था। तो इसको भी याद रखें। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वो भी 1932 में है, और अंकेक्षण बोर्ड का गठन हुआ वो भी 1932 में है। अब इसके बाद कौन सा अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है, इसको हम समझ लेते हैं कि कौन सा ऑडिटिंग का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑडिटिंग के 3 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट होता है उसके मेन ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। मेन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? मेन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मुख्य उद्देश्य। तो पहले इसके मुख्य उद्देश्य आते हैं, फिर दूसरे इसके सब्सिडरी मतलब सहायक उद्देश्य आते हैं, और सब्सिडरी उद्देश्य यानी जिनको हम सहायक उद्देश्य कहते हैं, और तीसरे इनके क्या होते हैं? अन्य उद्देश्य होते हैं। तो ये सब चीज़ों को हमने अपने यूनिट नंबर 7 के मटेरियल में कवर कर रखा है कि मेन ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, और कौन से उसके सहायक उद्देश्य होते हैं। अब ये पूछा गया है कि अंकेक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो अशुद्धियों को पता लगाना, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स, तो ये आपका क्या है? ये आपका पर्टिकुलर अंकेक्षण का उद्देश्य है। कपट का पता लगाना मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ या सर्च ऑफ
फ्रॉड यानी फ्रॉड जो होते हैं, कपट होते हैं जो जानबूझकर किए जाते हैं, उनका पता लगाना भी क्या है, अंकेक्षण का उद्देश्य है। और प्रबंधकों को सलाह देना, मतलब जो मैनेजर्स होते हैं उनको ये सलाह देना कि आप किस लेखा विधि का उपयोग कहाँ करेंगे, मतलब पर्टिकुलर कौन सी मेथड को आप कहाँ यूज़ करेंगे और किस तरीके से अकाउंट रखे जाएं। तो प्रबंधकों को ये सलाह कौन दे सकता है, अंकेक्षक दे सकता है। तो अंकेक्षण का ये उद्देश्य ये भी हो सकता है कि प्रबंधकों को सलाह देना, लेकिन कपटों के कारणों का पता लगाना या कपटों के कारणों को बताना, ये स्पष्टीकरण देना कि कपट के कारण क्या हैं। तो कपट को उजागर करना सिर्फ अंकेक्षक का काम है। कपट किन कारणों की वजह से हुआ, इस कारणों को बताना या इन कारणों को बताना किसी भी अंकेक्षक का कार्य नहीं है, मतलब अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि कपटों को पहचानना तो अंकेक्षण का उद्देश्य हो सकता है, लेकिन अब कपट किस वजह से हुआ ये तो कंपनी का इंटरनल मैटर हो सकता है या किसी भी फर्म का इंटरनल मैटर हो सकता है। तो इसलिए कपट के कारणों को जानना अंकेक्षण का उद्देश्य नहीं है, बल्कि कपटों का पता लगाना जो है, यानी फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना और फ्रॉड को सर्च करना, ये तो ऑडिटिंग का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन आपके लिए और क्या है। तो अब देखिए आप स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिया गया है जो कि यूनिट नंबर फर्स्ट से है, जो आपकी अकाउंटिंग है। आय सामान्यतः अर्जित मानी जाती है। तो आय सामान्यतः अर्जित कब मानी जाती है, मतलब इनकम जो है वो कब अर्न मानी जाती है, या इनकम को जब हम बोलते हैं कब अक्रूड मानी जाती है। तो देखिए जब ऑर्डर होता है तब क्या आय उपार्जित होती है, नहीं होती है। ऑर्डर को हम वैसे ही अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पूछा गया है सामान्यतः लिखा गया है, तो क्वेश्चन के नेचर को हमें पहचानना है कि क्वेश्चन में जो वर्ड है वो सामान्यतया लिखा गया है या सामान्यतः लिखा गया है, जिसको हम जनरली कहते हैं कि आय जनरली अर्जित कब मानी जाती है। यहाँ जनरली वर्ड आ गया है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राशि प्राप्त होने पर। तो यहाँ आपको बहुत ही मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर देखना होगा। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, राशि प्राप्त होने पर, क्योंकि यहाँ राशि जब प्राप्त होगी तो हम आय क्या कर चुके होंगे, प्राप्त कर चुके होंगे, यानी हम उसको अर्जित मान लें। यहाँ विक्रय होने पर भी आय उपार्जित हो जाती है, लेकिन यहाँ पूछा गया है सामान्यतः बोला गया है, और सामान्यतः यानी जनरली बोला गया है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर यहाँ कोई भी दो ऑप्शन होते कि इनमें से बताइए कि दो कौन से होंगे, तो फिर आपका आंसर सी और डी होता। तो आपका आंसर सी और डी दोनों हो सकता था अगर आपके ऑप्शन अगर नेचर क्वेश्चन के नेचर के अकॉर्डिंग होते, लेकिन यहाँ सामान्यतः पूछा गया है या सामान्यतः या जनरली बोला गया है। तो जनरली राशि प्राप्त होने पर ही क्या होता है, आय अर्जित मानी जाती है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, रूढ़िवादिता की परिपाटी के अनुसार स्टॉक का मूल्यांकन किया जाता है। तो आप सबको पता है कि AS2 में स्टॉक का क्या होता है, मूल्यांकन होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में स्टॉक का मूल्यांकन होता है, और AS2 स्टॉक के मूल्यांकन मतलब वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक से रिलेटेड है। और AS2 में क्या बताया गया है, AS2 में ये भी बताया गया है कि स्टॉक का मूल्यांकन किस मूल्य पर होगा, वो बाजार मूल्य और लागत मूल्य दोनों में से जो कम पर होगा उस पर होगा। और रूढ़िवादिता की अवधारणा क्या होती है, तो रूढ़िवादिता की अवधारणा होती है कि हानियों का समायोजन करो या हानियों के लिए प्रावधान करो, लेकिन लाभ के लिए नहीं करो। मतलब लाभ होगा तो खुद ब खुद हमको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन अगर हानि होगी तो उसको कैसे आप सेट ऑफ करोगे या कैसे उसको एडजस्ट करोगे, ये किस अवधारणा में बताया गया है, तो रूढ़िवादिता में बताया गया है। और रूढ़िवादिता की अवधारणा यानी जिसको हम इंग्लिश में कंसर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट कहते हैं। याद रखिए रूढ़िवादिता के लिए एक शब्द और भी है, इसको परंपरावादी अवधारणा भी कहते हैं। तो हिंदी में दो नाम हो गए, रूढ़िवादिता अवधारणा या परंपरावादी अवधारणा, और इंग्लिश में एक ही नाम है जिससे काम चल जाएगा, और उसको कहते हैं हम कंसर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। और कंसर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही बाजार मूल्य या लागत मूल्य जो भी दोनों में कम होगा, मतलब मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस
विच एवर इज़ लेस विल बी टेकन एज आ वैल्यू ऑफ स्टॉक। मतलब वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या लिया जाएगा, बाजार मूल्य या लागत मूल्य दोनों में से जो भी कम होगा वो ले लिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ डी हो जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आज हमने इस सीरीज़ में लिए हुए हैं। तो चलिए अब हम इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देख लेते हैं और बहुत ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ आपको प्रारंभिक स्टॉक दिया है, क्रय दिया है, मजदूरी दी है और अंतिम स्टॉक, और पूछा गया है सकल लाभ विक्रय का कितना है, 1/6 है। तो याद रखिए विक्रय का अगर 1/6 होता है सकल लाभ, तो वो लागत का कितना होता है, तो वो लागत का 1/, क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। अगर विक्रय का 1/7 है तो लागत का कितना हो जाएगा, वो 1/6 हो जाएगा। तो एक पॉइंट यहाँ कम हो जाता है। डिवाइड में जो नंबर होता है उसमें से एक नंबर आप कम कर दिया करें तो ये लागत पर हो जाता है। इसको हमने प्रॉपर आपको परसेंटेज बेसिस पर भी बताया है, लेकिन आज फ्रैक्शन बेसिस पर दिया है, आपको अंश और हर के रूप में दिया है, तो वैसा समझ लेते हैं। तो लागत का क्या निकालना है, हमको 1/6 निकालना है। और यहाँ पूछा हमसे विक्रय की राशि है, तो चलिए अब हम विक्रय की राशि निकालते हैं कि किस तरह विक्रय की राशि आएगी। सबसे पहले हम COGS निकाल लेते हैं। तो COGS किसे कहते हैं, बिके माल की लागत को कहते हैं। अब बिके माल की लागत का फार्मूला क्या होता है, ये भी हमने आपको पब्लिकली जो वीडियो बनाए हुए हैं उसमें उस वीडियो में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। और आज देखिए इसी से ये क्वेश्चन है पर्टिकुलर। तो आप जिन लोगों को अगर वो पर्टिकुलर आपने वीडियो ना देखा हो तो आप उसमें देख सकते हैं। उसमें हमने ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेस और डायरेक्ट एक्सपेंस है COGS निकालना सीखा था। तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। फ़िलहाल ओपनिंग स्टॉक आपको दिया गया है, इसमें प्लस कर दिया जाता है क्या, परचेस यानी कि क्रय, और ऐड कर दिया जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का हम DE लिख देते हैं और लेस क्या किया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक। तो चलिए अब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके COGS यानी बिके माल की लागत निकाल देते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया गया है कितना, 50,000, प्लस इसमें हम ऐड कर देते हैं परचेस, वो आपको दिया गया है 1,50,000। इसके बाद आपको डायरेक्ट एक्सपेंस दिए गए हैं कितने, 20,000, और क्लोजिंग स्टॉक जो कि माइनस होगा वो आपको दिया गया है कितना, 40,000। तो ऊपर में शुरू में जो हमने 3 चीज़ें लिखी इन तीनों को ऐड करते हैं तो तीनों का एडिशन आपका कितना आ जाएगा, तीनों का एडिशन आ जाएगा आपका 2,20,000। तीनों का एडिशन कितना हो गया, 2,20,000, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं 40,000। तो अल्टीमेटली आपका कितना आ जाएगा, 1,80,000। 1,80,000 अभी COGS आया है जिसको हम बिके माल की लागत कहते हैं, लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया क्योंकि बिक्री आपसे पूछी गई है। तो चलिए 1,80,000 को याद रखिए। अब हम फिर से आपको समझा देते हैं। COGS आपका आ चुका है और COGS आपका कितना आया है, 1,80,000 आया है। अब इससे हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, और उस प्रॉफिट को हमें फिर ऐड भी करना है। तो चलिए हम प्रॉफिट को फाइंड कर लेते हैं, 1,80,000, और अभी हमने आपको बताया था कॉस्ट का प्रॉफिट कितना लेना है, 1/6 दिया, 1/7 है, ये सेल्स का है, लेकिन कॉस्ट पर निकालते हैं तो एक कम हो जाता है यानी 1/6 ले लेते हैं। चलिए 1/6 हम लेते हैं यहाँ, तो 1,80,000 का 1/6 निकाल दो, वो प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि ये कॉस्ट का है। तो 1/6 अगर हम करें तो प्रॉफिट कितना आ जाता है, 1,80,000 का 1/6 करते हैं तो 30,000, और COGS में हम प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। 1,80,000 में 30,000 हमने प्रॉफिट को ऐड कर दिया। COGS क्या था, आपकी कॉस्ट थी यानी कि लागत, और लागत में लाभ जोड़ते हैं तो क्या मिल जाता है, ये आपका पर्टिकुलर क्या दिया गया है, लागत दिया गया है। और लागत में हम क्या जोड़ देते हैं, लागत में हम लाभ जोड़ देते हैं तो आपका क्या मिल जाता है, सेल्स मिल जाता है। तो इस तरीके से आपका सेल्स देखिए कितना आ गया, 2,10,000, और ये किस ऑप्शन में दिया है, C में। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, C, क्योंकि 2,10,000 आपका क्या हो जाएगा, 2,10,000 आपका सेल्स हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हम आंसर को भी चेक करके बता देते हैं कि आपने सही किया है कि नहीं। तो एग्ज़ाम में भी आप इस आंसर को चेक कर सकते हैं। 2,10,000 आपका क्या आया, सेल्स, और सेल्स का कितना प्रॉफिट बोला था, सेल्स का 1/7 बोला था, और 1/7 यदि हम करें, 7 से डिवाइड करें 2,10,000 को, तो भी देखिए प्रॉफिट कितना आया, 30,000। और अभी पिछले बार आपने
1,80,000 का 1/6 किया था तो वहाँ भी कितना आया था, तो वहाँ भी आपका आया था कितना 30,000। तो देखिए आप सेल्स का अगर निकालेंगे तो भी कितना आएगा 30,000 आएगा, और कॉस्ट का अगर 1/6 निकालेंगे तो भी कितना आएगा 30,000। ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब आपने सही किया है। तो इस तरीके से भी आप आंसर चेक कर सकते हैं और कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है आपका गलत नहीं होगा। अब एक फिर स्क्रीन पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया है और हमने अपने पेड कोर्स में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से कवर कर रखा है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरिकल क्वेश्चन के हमने एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ अपना एक जो आपका स्टडी मटेरियल के लिए हमने एक बेहतरीन एक क्या बनाया है, कोर्स बनाया है, जिसमें हम वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ फाइल भी है, और उसके साथ साथ हमारे एमसीक्यू सीरीज़ भी है। अगर आप इसी तरीके के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जल्दी हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, और बैच नंबर 2 में अभी भी कुछ सीट्स बाकी हैं तो आपको वहाँ प्लेस मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ कि अगला पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। फिर से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। प्रारंभिक पूंजी आपको दी गई है, अंतिम पूंजी भी आपको दी गई है, आहरण दिया है और नई पूंजी दी है, और पूछा है कि वर्ष में लाभ कितना होगा। तो याद रखिए जब भी आपको प्रॉफिट फाइंड करना हो तो आपको क्या करना चाहिए, अंतिम पूंजी लेना चाहिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, अंतिम पूंजी ले लेते हैं, और जब भी अंतिम पूंजी से करेंगे तो आहरण को जोड़ दिया जाता है। तो अंतिम पूंजी हम लिख लेते हैं कितनी हो गई 12,000, इसमें आहरण को हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 12,000 में 2,000 आहरण यानी ड्राइंग्स को ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है कितना 14,000। अब इस 14,000 में से दो चीज़ों को लेस कर दिया जाएगा, प्रारंभिक पूंजी को भी, और जो आपकी एडिशनल कैपिटल है जिसको हम अतिरिक्त पूंजी कहते हैं उसको भी लेस कर दिया जाएगा। तो इस 14,000 में से हम लेस कर देते हैं 10,000 जो कि ओपनिंग कैपिटल है, और एडिशनल कैपिटल अतिरिक्त पूंजी उसको भी लेस कर दिया जाएगा, क्योंकि जब हम अतिरिक्त पूंजी से सवाल को अंतिम पूंजी से हम सवाल को हल करते हैं तो आहरण को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, और प्रारंभिक पूंजी को घटाया जाता है, और इसके साथ साथ अतिरिक्त पूंजी को भी क्या करते हैं, हम घटाते हैं। तो ये फार्मूला आप याद रखिए। फ़िलहाल 14,000 में से ये 10,000 और 1,000 को हम लेस कर देते हैं। तो अब बताइए फाइनली कितना बचेगा। अब फाइनली बचेगा कितना 3,000, और 3,000 जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि 3,000 रुपये का प्रॉफिट आपको कहाँ दिया है, बी में दिया है। तो किस तरीके से हमने क्वेश्चन किया, अंतिम पूंजी में हमने बताया आहरण को जोड़ देते हैं, 12,000 में 2,000 हम ऐड कर देते हैं तो 14,000 आ जाएगा, और उस 14,000 में से प्रारंभिक पूंजी को और अतिरिक्त पूंजी को घटा दिया जाएगा जो कि 10 और 1,000 यानी 11,000। तो 14,000 में से 11,000 आप लेस कर दें तो रिमेनिंग कितना बचता है 3,000। वो आपका पर्टिकुलर क्या हो जाएगा, वो आपका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हो जाएगा, मतलब कि शुद्ध लाभ हो जाएगा, और वही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं स्क्रीन पर क्या दिया है। एक लेखांकन अवधि के व्ययों का निर्धारण निम्न में से किस एक संकल्पना पर आधारित होता है। तो देखिए यहाँ पूछा गया है एक लेखा अवधि, तो जब भी वन अकाउंटिंग पीरियड की बात करें तो कौन सा आंसर होगा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हो जाएगा, मतलब लेखा अवधि। कभी कभी क्वेश्चन में आपको जो शब्द दिए गए होते हैं उन शब्दों को देखना है। यहाँ एक लेखा अवधि की बात की है, मतलब वन अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहती है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जिसको हम लेखा अवधि संकल्पना या लेखा अवधि अवधारणा कहते हैं, वह अवधारणा यह बताती है कि जिस अवधि की आय लिखी गई है उसी अवधि के व्यय लिखे होना चाहिए, और वो अवधि पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड होना चाहिए। मतलब वो 12 महीने क्या होंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के होंगे, या 1 आपकी जनवरी से 31 दिसंबर के हो सकते हैं। मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड को ही मान्यता दी जाए, और एक अकाउंटिंग पीरियड के एक्सपेंस और एक अकाउंटिंग पीरियड की ही इनकम को लिया जाए, ताकि एक अकाउंटिंग पीरियड का आपको रियल प्रॉफिट मिल सके। तो इस क्वेश्चन का फिलहाल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
अब स्क्रीन पर हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जीर्ण पुर्जे के प्रतिस्थापन पर वह क्या 10,000 रुपये हुए, वो क्या माने जाएंगे? तो याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है, उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन में कोई भी उसका जो जीर्ण पुर्जा होता है, जिसको हम कंपोनेंट कहते हैं, कोई मशीन का कोई पुर्जा ख़राब हो गया तो उसकी जगह आप नया पुर्जा लगाएंगे, मतलब कुछ रिप्लेस करेंगे। तो बताइए ये कौन सा व्यय होगा? तो ये आपका पूंजीगत व्यय होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर लगाया जा रहा है और मशीन का एक पार्ट ख़राब होने के बाद हम उसको अलग करके दूसरा नया पार्ट लगवाते हैं, और वो नया पार्ट फिर क्या करता है, मशीन की ऑपरेटिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, जिससे हमें बेनिफिट मिलता है, और ये बेनिफिट हमको आगे आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा। तो आगे आने वाले कई सालों तक मिलने वाला फ़ायदा हमें क्या होता है? पूंजीगत लाभ देता है। तो इस प्रकार ये व्यय क्या होगा? हमारा पूंजीगत व्यय हो जाएगा। याद रखिए, मशीन पर अगर कोई रिपेयरिंग चार्जेस होता तो वो मशीन पर रिपेयरिंग आपका क्या होता? आयगत व्यय होता। लेकिन यहाँ रिपेयरिंग चार्जेस नहीं है, बल्कि प्रतिस्थापन है, मतलब कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को बदल के दूसरा कंपोनेंट लगा दिया, तो ये आपकी मशीन का हिस्सा है, इसलिए ये पूंजीगत व्यय माना जाएगा। प्रारंभिक व्यय का उदाहरण क्या है, ये भी पहले हमने आपको बताया है। तो प्रारंभिक व्यय आपका आस्थगित आयगत व्यय है, इसको आप याद रखिए। इंग्लिश में अगर हम बोलें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपका कौन सा व्यय है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको आप याद रखिए। ये हमने आपको प्रीवियस जो वीडियोस हमने प्रोवाइड किए उसमें भी कवर कर रखा है। अब देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। एक ऐसा लेखा परीक्षण जिसको हम ऑडिट कहते हैं, उस ऑडिट में एक ऑडिटर वित्तीय विवरणों का अगर परीक्षण करके यह अपना मत देता है कि वे उसकी सही व वित्तीय उचित स्थिति को दर्शाएं या नहीं, कहलाता है। मतलब कि किसी ऑडिटर से किसी ऑडिटर से ये पूछा जाता है कि हमारे जो वित्तीय विवरण है, वित्तीय विवरण का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप ये बताइए कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही रखे गए हैं और उचित स्थिति को बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। मतलब आपको हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या करना है? एनालिसिस करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस क्या कहलाता है? फाइनेंशियल ऑडिट कहलाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो हमने आपको बताया, शब्दों पे गौर करें। जब आपको नहीं समझ में आता है तो आप शब्दों को मैच करें, और कहीं ना कहीं शब्दों से क्या हो जाती है? मैचिंग। तो वहाँ आपका तुक्का भी काम कर जाता है। तो याद रखिए, जब आपको तुक्का लगाना है, आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं पता, तो वहाँ भी आपको क्या करना होगा? शब्दों के हेर फेर को समझना होगा। अगर आपको राइट आंसर ना पता हो तो शब्दों का हेर फेर करके भी आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये अप्रोच भी आपकी काफ़ी अच्छी है, और ये एनालिटिकल अप्रोच भी कहलाती है। कि यहाँ एक शब्द आया था, देखें आप, यहाँ शब्द आया वित्तीय विवरणों का परीक्षण, और आंसर में भी क्या दिया गया है? वित्तीय लेखा परीक्षण। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन का सही आंसर निकाल सकते थे। इसके बाद चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। आपसे ये पूछा गया है, निम्न में से कौन से लेख परीक्षक के कार्य पत्रों में शामिल हैं? परीक्षक के जो लेखा परीक्षक कौन होता है? ऑडिटर होता है। ये पूछा गया है कि एक ऑडिटर के जो आपके पत्र होते हैं, उस शीट में क्या क्या शामिल है। तो उस शीट में क्या क्या शामिल होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। नियमावली उसमें क्या होती है? शामिल होती है। लेखा परीक्षण कार्यक्रम भी उसमें क्या होता है? शामिल होता है। और लेखा परीक्षण कार्यविधि भी उसमें क्या होती है? शामिल होती है। तो ये तीनों चीज़ें जिसमें शामिल होती हैं वो कार्यपत्र कहलाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ सी हो जाएगा। लेकिन लेखा परीक्षण नोटबुक इसमें शामिल नहीं होती। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे आपको 3 से 4 फैक्ट आपको मिलने वाले हैं। इनमें से पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है, इनमें से कौन सा सही जो है वो सुमेलित है। तो हम आपको बता देते हैं। क्या फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने वैज्ञानिक प्रबंधन दिया? नहीं।
हर्ज़बर्ग ने जो थ्योरी दी है वो मोटिवेशन की थ्योरी दी है, और मोटिवेशन की थ्योरी जिसको हम अभिप्रेरणा सिद्धांत कहते हैं, तो अभिप्रेरणा सिद्धांत जो है वो किसने दिया, हर्ज़बर्ग ने दिया है। तो ये आपका यहाँ गलत हो जाएगा। और आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं, वैज्ञानिक प्रबंध को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, और साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दिया है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। हेनरी फ्योल, क्या हेनरी फ्योल ने आधुनिक प्रबंधन दिया है, तो हाँ, हेनरी फ्योल ने मॉडर्न मैनेजमेंट दिया है। तो हेनरी फ्योल का रिलेशन मॉडर्न मैनेजमेंट से है, और हेनरी फ्योल का जो मैनेजमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, इसको आप याद रखिए, मतलब कि प्रशासनिक प्रबंध हेनरी फ्योल ने दिया है। मैक्स वेबर ने क्या दिया है, तो मैक्स वेबर ने नौकरशाही दी है, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी इज़ गिवन बाय मैक्स वेबर, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और फिलिप कोटलर, जो कि अभी आपके सिलेबस से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन हमने शामिल कर लिया क्योंकि ऊपर के जो 3 पॉइंट हैं वो आपके सिलेबस से संबंधित हैं। तो आपको क्वेश्चन के नेचर को आइडेंटिफाई कराना था, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने आपके सिलेबस में शामिल किया और इस पर्टिकुलर वीडियो में शामिल किया है। तो सबसे पहले देखिए, फिलिप कोटलर ने यहाँ मार्केटिंग दी है। तो हाँ, विपणन मतलब मार्केटिंग होता है, और विपणन यानी कि मार्केटिंग के जन्मदाता कौन है, फिलिप कोटलर हैं। तो 2, 3 और 4 ये तीनों क्या हैं, सही हैं। तो यहाँ देख लेते हैं क्या पूछा गया है, तो कौन सा सही सुमेलित है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि डी ऑप्शन में 2, 3 और 4 तीनों चीज़ें दी गई हैं। लेकिन फेडरिक हर्ज़बर्ग ने क्या नहीं दिया, वैज्ञानिक प्रबंध नहीं दिया। हर्ज़बर्ग ने क्या दिया है, हर्ज़बर्ग ने वो सिद्धांत दिया है जिस सिद्धांत का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है। और ये हर्ज़बर्ग अभी जो है ये एमपी सेट का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी हर्ज़बर्ग आया है, और हमने अपने पेड कोर्स में भी इनकी थ्योरी को बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, और इनने कौन सी थ्योरी दी है और कौन कौन से फैक्टर बताए हैं वो सब चीज़ें हमने अपने पेड ग्रुप में कवर कर रखी हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्टिकुलर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। लेखांकन मानक AS2, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि स्टॉक के रिलेशन में कौन सा AS आता है, तो स्टॉक से रिलेटेड मानक जो है वो AS2 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज़ रिलेटेड टू स्टॉक। अब इसमें पूछा गया है कि इसमें किस मूल्य पर माल का मूल्यांकन किया जाएगा। तो हमने पहले भी आपको बताया है कि लागत मूल्य और बाजार मूल्य इन दोनों में से जो भी कम होगा उस मूल्य पर किया जाएगा। तो ऐतिहासिक लागत, जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं, यानी कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लेस, जो दोनों में कम हो उस मूल्य पर क्या होता है, स्टॉक का वैल्यूएशन हो जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ले लेते हैं, जो कि इस सीरीज़ का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि लेखा परीक्षा ऑडिटिंग अनिवार्य कहाँ है, मतलब ऑडिटिंग को कहाँ अनिवार्य किया गया है, मतलब कहाँ ये कंपलसरी है। तो संयुक्त स्टॉक कंपनी, जिसको हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं, यानी कंपनी में ये क्या है, कंपलसरी है। धर्मार्थ न्यास के लिए, मतलब जो रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं उन ट्रस्ट का भी ऑडिटिंग होना ज़रूरी है। कंपनी के लिए ज़रूरी तो है ही, ट्रस्ट के लिए भी क्या है, ज़रूरी है। तो यहाँ इसके लिए भी ज़रूरी हो जाएगा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसके लिए भी ऑडिटिंग क्या है, कंपलसरी है। तो इन तीनों के लिए कंपलसरी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा। इस तरीके से ये यूनिट नंबर 7 से ये क्वेश्चन था कि ऑडिटिंग किन किन के लिए ज़रूरी है, किन किन के लिए अनिवार्य है। तो इन तीनों के लिए ज़रूरी है, इन तीनों के लिए यहाँ अनिवार्य आंसर डी हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और एक कैसा मॉडल पेपर बन के आ सकता है, इसमें हमने कुछ प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को लेकर ये वीडियो को तैयार किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अभी तक आपने अगर हमारे पेड कोर्स के बारे में नहीं सोचा है तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आना है, जिनकी तैयारी करने के लिए काफ़ी अच्छा मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और जितने स्टूडेंट्स हमसे भी जुड़ चुके हैं 2 बैचेस में वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आप भी हमारे कोर्सेज़ का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करें, और आपको इसमें हम जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं उसका एक सैंपल आपको फ्री दिया जाएगा, कि उस फ्री सैंपल को आप देख लें और कोर्स का मटेरियल देखने के बाद ही हमारे कोर्स को परचेस करें। तो आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।